अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी लगातार बढ़ रही है। इसी बीच सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी फौजी मौजूदगी भी मजबूत कर दी है, जहां 6 जंगी जहाज और एक तैयारा बरदार जहाज और दीगर जहाज तैनात हैं। वहीं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बयान दिया है कि बढ़ते तनाव के बीच वो ईरान से बातचीत करने का मंसूबा बना रहे हैं। ट्रंप ने कैनेडी सेंटर में सहाफियों से कहा कि इस वक्त हमारे बहुत बड़े और बेहद ताकतवर जहाज ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं और ये अच्छा होगा अगर हमें उनका इस्तेमाल न करना पड़े। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब एक अमेरिकी अफसर ने बताया कि अमेरिका का एक नया बहरी तबाहकुन जहाज मिडिल ईस्ट में दाखिल हो गया है। वहीं ईरानी अफसर अमेरिका के साथ मुमकिन फौजी टकराव की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को 1000 नए ड्रोन्स मिले हैं। ईरान फौजी टकराव की तैयारी कर रहा है क्योंकि तेहरान को लगता है कि अमेरिका की शर्तों पर कोई समझौता करना जंग से ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। ईरानी फौज को मिले ड्रोन उभरते खतरों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इन्हें जून में अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई से मिले तजुर्बात की बुनियाद पर डेवलप किया गया है। इनमें अलग अलग जुमरे के ड्रोन शामिल हैं जो हर सतह पर कारगर साबित हैं। आज हम आलमी उमूर के माहिरीन के साथ इस ट्रंप के नए बयान पर बातचीत करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत के रास्ते अभी बंद नहीं हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान मुज़ाकरात यानी बातचीत की मेज पर आएगा? क्या शर्तों के साथ बातचीत से कोई हल निकल सकता है? क्या जंग के रुकने के इम्कान है? क्योंकि सऊदी, तुर्की, कतर, मिस्र लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से मसले हल हो जाएं और खित्ते को जंग की आग में झोंकने से रोका जा सके। Iran's horrific crackdown on protesters has come at a heavy human cost. The EU already has sweeping sanctions in place, and today ministers agreed to designate Iran Revolutionary Guard as a terrorist organization. This will put them on the same footing with Daesh, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda. Those who operate through terror must be treated as terrorists. तो ये मौजू बड़ा है, इस पर चर्चा करना भी लाजमी हो जाता है। समझते हैं कि आगे सूरत हाल क्या बनने वाली है। महेश सचदेव जी इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर जुड़ गए हैं चर्चा में। खैर मकदम करते हैं आपका। मुश्तबा जैदी मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट भी चर्चा में शामिल हो गए हैं। कैप्टन श्याम कुमार रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट भी इस वक्त हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। आपका भी खैर मकदम, बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया है हमें, इस चर्चा में आप शामिल हुए हैं। तो ईरान और अमेरिका के बीच की जो सूरत हाल है उस पर लगातार गौर खौस किया जा रहा है। पहले कहा जा रहा था कि जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। अब ट्रंप ने फिर एक बार बयान बदल दिया है कि मेज पर बैठकर डिप्लोमेसी के जरिए, बातचीत के जरिए इस मुद्दे को हल किया जा सकता है। हालांकि ईरान इससे इत्तेफाक नहीं रखने की बात करता। महेश सचदेव जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। आपका एनालिसिस इस बारे में क्या कुछ कहता है? कितना जरूरी है बातचीत करना, और अगर बातचीत नहीं होती है, वो रास्ता नहीं चुना जाता, तो फिर क्या? जी शुक्रिया इनाम। शुरुआत में तो ये कहना चाहूँगा कि ये गुत्थी है जिसको सुलझाना आसान नहीं है, और जुड़ी हुई गुत्थी ये है कि किस तरह से इसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी, डायलॉग से या जंग से, या दोनों ही का किसी तरह से एक मिक्सचर बनाया जाएगा, जैसा कि पिछली बार हुआ था। आपको याद होगा कि जून की लड़ाई के वक्त भी ईरान और वॉशिंगटन में मुज़ाकरात हो रहे थे, और मुज़ाकरात से एक दिन के नए दौर से एक दिन पहले ही इजराइल ने हमला कर दिया और 12 दिन तक ये जंग जारी रही, और उसके बाद से अब तक मुज़ाकरात नहीं हो पाए हैं। तो दोनों के बीच में जो शक का माहौल है ये इससे और गहराया है। तो अगर मुज़ाकरात होते भी हैं तो उसका मकसद मतलब ये ना होगा कि जंग नहीं होने वाली है, पर अगर मुज़ाकरात होते हैं और साथ में जंग का भी आलम बनता है तो ये काफ़ी परेशान कुन होगा और काफ़ी डिस्टेबलाइजिंग होगा। गैर मुस्तकरार इससे आएगा, खत्ते में ही नहीं दुनिया भर में, क्योंकि कई जो दायरे हैं वो एक साथ इस जंग से जुड़े हुए हैं। पहली बात तो जियो सियासी दायरा जो है वो है कि जो पैक्स अमेरिका ने लागू किया है, और इजराइल के जंगों के बाद जो एक तरह से अमेरिका की धाक जमी हुई है इस एरिया में,
ईरान उसकी मुखालफत करने वाला इकलौता मुल्क है, कमजोर हो गया है लेकिन फिर भी अभी अपने खत पर कायम है। तो ये तो एक जियो सियासी मसला हुआ। जियो इकोनॉमिक ये होता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को अगर बंद कर दिया जाए, जैसे कि ईरान अक्सर धमकी देता है, या नाकिलात का या टैंकर्स की वॉर हो जाए, तो उससे तेल की जो जो तिजारत है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के जितना तेल हो तिजारत में आता है उसका 1/5 यानी तकरीबन 20 से 25% वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से निकलता है। साथ ही अगर रेड सी पर जहां हूती जो ईरान के हक में है, वो अगर वहां पे रेड सी पर भी जो बाबल मंडप पर भी अगर लगा देते हैं, बैन लगा देते हैं, या अपना मिसाइल की एक्टिविटी या हेलीकॉप्टर गन बोट्स की एक्टिविटी शुरू करते हैं, तो ये मसला और गहरा सकता है। तो ये इसके साथ ही दीन के शिया सुन्नी वगैरह के भी मकासद आते हैं। तो उसमें जाने से पहले मैं चाहूंगा कि और लोग इस बारे में बात करें। जी 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 ठीक है, फिर तफसीली गुफ्तगू इस बारे में करेंगे आपसे भी। मुश्तबा जैदी जी भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं, उनसे भी उनका क्या एनालिसिस कहता है, अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या नज़र आती है। एक तरफ तो आप आर्मी डिप्लॉय कर रहे हैं, के बाद एक बेड़े जो है वो मिडिल ईस्ट पे पहुंचा जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह देते हैं कि बातचीत की जाए तो फिर इस मसले का हल हो जाएगा। तो क्या ये प्रेशर स्ट्रैटेजी है डोनाल्ड ट्रंप की, या क्या नज़र आता है मुश्तबा जैदी जी? जी, ये जो है प्रेशर टैक्टिक्स ही है, इसलिए कि हम अगर साबिक में देखेंगे 2010 मई के महीने में यही एर्दोगान, ये तुर्की और ब्राजील के लूला जो सदर है अभी, उन्होंने जो है 2010 के अंदर एक डील करवाई थी जिस ओबामा की इजाजत से, उसको बाद में फिर खुद अमेरिका ने नकार दिया। और उसके बाद 2015 में जो एक मशहूर IAEA का P5+1 न्यूक्लियर डील साइन हुई, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने जो है फाड़ दिया। तो ये हमेशा अमेरिका की जानिब से ये कंसिस्टेंट है, वो लगातार जो है बातचीत होती है तो उल्लंघन करने वाले, जो उसको इस मुज़ाकरात को ठुकराने वाले खुद अमेरिका ही होते हैं। और हमेशा उनकी जो पॉलिसी है माई वे या हाईवे वाली पॉलिसी है कि मेरी सुनो या आप जो है अपना रास्ता नापो। तो ये हमेशा ईरान पे वो अपनी पॉलिसी थोपने की कोशिश करते हैं, जिससे ईरान जो है इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं। ईरान जो उनके वो झांसे में आने वाला नहीं है। और जो जून की अभी जो हमारे स्पीकर जो उन्होंने कहा कि 12 रोजा जंग में उन्होंने देख लिया कि कैसा, दुनिया ने देख लिया कि कैसा धोखा हमेशा अमेरिका देता है, और जो है मुज़ाकरात के जरिए बात करता है मगर हमला कर देता है। तो ये हमेशा एक अमेरिका की टैक्टिक्स रही है, और अब के वो फिर कामयाब नहीं होंगे। और इसका जो नतीजे है वो जंग ही है, इसीलिए कि अमेरिका के पास जो है उनके पास कुछ और कार्ड्स रह नहीं गए हैं कि ताकि वो जो है ये गेम में फिर फेंक सके। जी बिल्कुल। कैप्टन श्याम कुमार जी, आपका रुख यहाँ पर करना चाहेंगे। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह के बयान अमेरिका दे रहा है, या जो भी कार्रवाई इस वक्त अमेरिका की ओर से की जा रही है, कहीं ना कहीं प्रोवोकेशनल दिखाई देती है। ईरान पर इसका क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा? और जो डिप्लोमेसी तलाश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इतना बेड़ा वहाँ तैनात करने के बाद, तो ईरान का क्या रद्द-ए-अमल मुस्तकबिल में दिखाई देता है? क्या तैयारी इस वक्त दिखाई देती है? नमस्कार, जय हिंद, शनो वरुणा। नौसेना से आता हूँ, गहरे समुद्र से, तो बेड़ों की बात भी करूंगा और ये थ्रेट जो आप कह रहे हो इसकी भी बात करूंगा। देखिए, ईरान जो मिडिल ईस्ट में और वहां के जो माहौल है उसमें अपने को एक पिलर के रूप में स्थापित करने की लगातार कोशिश करता रहा है, और अपने को वो वहां का बाहुबली या कहते हैं मुखिया, या आप जो कहते हो वहां के जो खलीफा है, उसके हिसाब से अपने को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और जहां तक अमेरिका की बात है, तो मिडिल ईस्ट में और इजराइल के जो संबंध है अमेरिका के साथ, और जो हुआ है पिछले कुछ दिनों में, एक सालों में, जो हिजबुल्लाह या हुती का या हमास का जो रिएक्शन फोर्स है, और उसके साथ इजराइल का जो लड़ाई हुई है और ईरान के साथ जो लड़ाई हुई है, उसके हिसाब से अब ये प्रोवोकेशन लगातार अमेरिका इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे मिडिल ईस्ट पे अपनी पकड़ बरकरार रखनी है। तो ये एक तरह से मैं मानता हूं कि ये जो बहुत पुरानी लड़ाई है वैसे ईरान और अमेरिका की, जब से वो साका की तख्ता
फती है तब से ये लगातार हो रहा है। उनके प्रिंस वहां अमेरिका में बैठे हैं, ईरान के शाह के प्रिंस, और वहां से वो प्रोवोकेशन वो भी करते रहते हैं। तो इसलिए कि सिंबॉलिक है, क्योंकि वो अपनी वर्चस्व सुपर पावर की जो नीति है उसकी वो मिडिल ईस्ट में बरकरार रखना चाहता है, क्योंकि उसके कई सारे बेसिस वहां पे हैं, ऑयल है, इकोनॉमी इन्वॉल्व है और इजराइल इन्वॉल्व है। दैट इज वन। दूसरी बात, जहां तक थ्रेट एनालिसिस की बात है, तो गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो एक चोक पॉइंट है, बाब अल मंडेब दूसरा चोक पॉइंट है जो रेड सी में है, और पहला जो पर्शियन गल्फ में है। यहाँ से इकोनॉमी प्रभावित होती है ऑयल की, और शिपिंग प्रभावित होती है, सी फेयरर्स को मुश्किलात होती है। तो इसलिए ईरान अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से काफी एक महत्वपूर्ण जगह रखता है विश्व में। और अगर अमेरिकन बेड़े वहां पे जाते भी हैं तो ईरान ने थ्रेट किया है कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर काफी वल्नरेबल हो जाएंगे, और मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के एसेट्स हैं वो भी वल्नरेबल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अमेरिका कोई ऐसी प्रोवोकिंग बातें तो कर रहा है, टेबल पे भी आ रहा है, और प्रेशर मसल फैक्चरिंग भी कर रहा है, इजराइल से भी समर्थन लेता रहता है। और डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में पिछली बार भी उन्होंने एटॉमिक जो प्लांट्स है उस पर हमला कर दिया, अपनी सुपर पावर की नीति दिखा दी। ट्रंप ने कह दिया कि ऐसा कोई हमला पूरे विश्व में नहीं कर सकता, सिर्फ हम ही कर सकते हैं, तो हमारे पास मिलिट्री माइट है। लेकिन उसके बाद अटैक किया ईरान ने उनके बेसिस पे अरब कंट्रीज में, वहां भी मुश्किलात हुई। तो कोई डायरेक्ट एक्शन बहुत बड़ा होना पॉसिबल मुझे नहीं लगता। और बातचीत जैसे कर रहे हैं ट्रंप कि आएंगे फिर से बात करेंगे, मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज, चाहे वो ये हमारा मिस्र हो या कतार हो या हमारे एर्दोगान, कोशिश कर रहे हैं बात करने की। हालांकि यूरोपियन यूनियन, यूके, पूरे के पूरे लाइट फोर्सेस अमेरिका के साथ है, और वो कहते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं बनना चाहिए ईरान में। लेकिन इसके साथ अरब कंट्रीज के लोग कोशिश कर रहे हैं कि नई डिप्लोमेसी दी जाए, कुछ पेशेंस दिया जाए ईरान को, और ईरान के नेता भी लगातार अपने इर्द गिर्द के लोगों से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बीच का मसला निकल के आता है। ठीक, बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि पहले न्यूक्लियर वॉर का खतरा जो है कहीं ना कहीं उसका अंदेशा जाहिर करते हुए अमेरिका जो है ईरान पर अटैक करता नजर आया था। पिछली जो 12 दिनों की जंग देखने को मिली थी उससे यही समझ में आया, और उसके बाद जब इस बार ये टेंशन शुरू हुई तो रिजीम चेंज का नाम इसे दिया गया कि रिजीम चेंज ही असल मकसद दिखाई देता है। महेश सचदेव जी, आपसे समझेंगे इस पूरी सिचुएशन को, क्या मकसद इसके पीछे का नजर आता है? अब कहा जा रहा है कि ईरान आ जाए, बातचीत करे, क्योंकि वो एक रास्ता ईरान के सामने खोलने की जो तस्वीर है अमेरिका वो क्रिएट करता हुआ इस वक्त फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या उन्हें समझना इस वक्त बेहद मुश्किल हो रहा है? ईरान को लेकर क्या प्लान तैयार करके पहुंचे? ये सवाल जायज है, और सवाल कुछ हद तक गामिद भी है, क्योंकि इसका जवाब आसान नहीं है। जो तकरीबन जो कहा जा सकता है वो एक एक्सियोस नाम का एक प्रो इजरायली अमेरिकन इंटरनेट न्यूज़पेपर है, उसमें कहा गया है, जिसको कि पिछली बार कई सालों से अमेरिका के करीब माना जाता है, अमेरिका की वो एक तरह से अमेरिका का पक्ष बताता है। तो उसमें कहा गया है कि 4 शर्तें रखी गई हैं ईरान के सामने। एक तो ये कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम, इनरिचमेंट प्रोग्राम बिल्कुल बंद कर देंगे। दूसरी शर्त यह है कि आपके पास जो 400 किलोग्राम के आसपास इनरिच यूरेनियम है उसको आप सरेंडर करेंगे। तीसरी शर्त यह लगाई गई है कि आप मिसाइल के, लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल्स हैं उनको बनाना बंद करेंगे। चौथी शर्त यह लगाई गई है कि अपने प्रॉक्सीज को डिसबैंड कर देंगे, जो हिजबुल्ला और हुती और हमास और इराक में जो प्रॉक्सीज हैं उनको बंद करने की बात की गई है। वैसे ये चारों शर्तें ईरान को पूरी तरह से नामंजूर है। तो बात करने का कोई मतलब टेबल पे आ सकते हैं, लेकिन अगर ये इन्हीं शर्तों पर ही बात होनी है, एक अल्टीमेटम दिया जाना है कि इन शर्तों को पूरा करिए, तो इससे आगे बढ़ने का कोई रुख नहीं मालूम पड़ता है, कोई लचीलापन नहीं मालूम पड़ता है। तो इसको देखते हुए कहना ये होगा कि दोनों अपने अपने तरफ से आमादा हैं, दोनों के अपने बेसिस हैं, और जो ट्रंप साहब की मजबूरी ये भी है कि ईरान में कोई अल्टरनेटिव लीडरशिप इमर्ज नहीं हो रही है। 12 दिन की जंग के बाद भी ईरानियों ने कोई बगावत नहीं की, कोई पॉपुलर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं हुआ,
और ना ही उनकी सियासत में फूट पड़ी, जो कि चाहे वो रेवोल्यूशनरी गार्ड हो, चाहे वो इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी हो, चाहे वो क्लर्जी हो, उन सब की वजह, सब के सब जो रहबर अली खामेनाई हैं उनके साथ रहे हैं। और कोई ऐसा टूट फूट नहीं हुई है सियासी या सामाजिक तौर पर कि मैं अमेरिका उसका फायदा उठा सके। तो एक इससे ये भी खतरा पैदा होता है कि ईरान पर अगर अटैक किया जाता है, मदुरो की तरह से अगर ईरान के भी लीडर को उठा लिया जाता है, तो इससे भी मसला हल नहीं होगा, बल्कि उल्टा ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। फिर ईरान काफी बड़ी आबादी का मुल्क है और इसमें अकलियत काफी है, शिया की मेजॉरिटी है, लेकिन कुर्द भी हैं, सुन्नी भी हैं और बलूच भी हैं और अज़ेरी भी हैं। तो ये सब लोग अगर अपने अपने फीफडम बना करके सेंट्रल वैक्यूम अगर हो जाता है अमेरिका के एक्शन से, तो फिर तो सिविल वॉर वाली कंडीशन हो जाएगी, लीबिया या सूडान बन जाएगा या और भी तरह से बर्बादी हो सकती है, जिसका कि फायदा अगल बगल के मुल्क और दहशतगर्द जो तंजीमें हैं वो उठा सकती हैं। शुक्रिया। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इसीलिए कहा जाता है कि जब हम ईरान के इस केस को स्टडी करते हैं तो दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पावर रिजीम जो चेंज किया अमेरिका ने या जो भी मुदाखलत अमेरिका ने की, ईरान की सिचुएशन काफ़ी अलग नज़र आती है। एक तो रिजीम चेंज की जब बात आई तो देखा गया कि कोई मुखालफत वहाँ पर देखने को नहीं मिली थी और कहीं ना कहीं वो जो एक जज्बा पैदा करने की खामनेई ने अपील की थी कि सरकार के साथ आ जाएं, जो अंदरूनी मामला थे वो सरकार के साथ हल कर लिए जाएंगे, तो वो जज्बा भी नज़र आया। इसी वजह से कहा जा रहा है कि ईरान में रिजीम चेंज करने का जो ख्वाब ट्रंप का है उसमें मुश्किलात इसी वजह से पैदा हो रही हैं। मुश्तबा जैदी जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि बातचीत करना तो और ज़्यादा खतरनाक नज़र आता है अमेरिका के साथ, इससे अच्छा तो हम जंग के लिए कहीं ना कहीं तैयार हैं। लेकिन जो आसपास के कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्टर्न पावर रखने वाले, रसूख वाले जो कंट्रीज़ हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ईरान में ये जंग शुरू होती है तो झुलसेगा पूरा मिडिल ईस्ट। तो कितना नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा और कौन इसमें अहम रोल अदा कर सकता है, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में भी और दूसरी तरफ भी? जी, वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जितने भी पूरे बेसिस है उनके ऑलमोस्ट, जैसा हाल ही में वहाँ के जो फॉरेन सेक्रेटरी है मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि 35 से 40 हजार फौजी अमेरिका के उसी खित्ते में ईरान के सामने हैं। तो दे विल बी लाइक ए सिटिंग डक, उनके सामने जो है आसान निशाना हो सकते हैं। तो और एक भी बात मैं ये बता दूं कि अहम बात ये है कि जो ट्रंप मुज़ाकिरात की जो बात कर रहे हैं, एक्चुअल में आने वाले दिनों में, आने वाले महीने में, नवंबर में वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शंस है और वो उनकी जो रेटिंग है, उन्होंने जो वादे किए थे पिछले साल किसी पे भी वो जो है बराबर नहीं आ रहे हैं। उनकी जो रेटिंग है 47 to 50% जो है गिर चुकी है। और अभी वहाँ की जो इकोनॉमी, माशी हालत है, $35 ट्रिलियन का कर्जा है। अगर किसी भी किस्म से जंग छिड़ती है तो हालात जो है बद से बदतर हो सकते हैं। कि आज ही अभी थोड़ी देर पहले वहाँ के जो फेडरल बैंक के चेयरमैन को जो है बदला गया। वहाँ पे इकोनॉमिक जो है, जो माशी हालत है, वो भी उसको जो है हम उस पर भी नजर रखना जरूरी है। और रही बात वहाँ के सेंटकॉम के जो चीफ है, उन्होंने इजराइल को दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि वी आर लुकिंग फॉर ए क्लीन, क्विक, कॉस्ट फ्री वॉर। तो ये कॉस्ट फ्री वॉर या क्लीन, साफ सुथरी जंग जो वो चाह रहे हैं वैसी हो नहीं सकती, इसीलिए कि ईरान अब के तैयार बैठा हुआ है। जून के महीने में धोखे से जो है हमला किया गया था और ईरान ने बार बार कहा है कि वो किसी भी किस्म के अमेरिका की जानिब से गलती होती है तो दे आर गोइंग टू रिटेलिएट इन ए वेरी ब्रूटल वे। और इसका असरात, जैसा कि आपने सवाल किया, कि पूरे खित्ते में पहुंच सकते हैं। इसीलिए कि सऊदी अरब हो या कतर हो या यूएई हो, सब के पासिस जो है बड़े बड़े बेसिस है। अल उदैदा जो बेस है कतर का, जो इराक के अल तनफ पे एक बेस है, और जो है सऊदी अरब में बेस है, बहरीन में बेस है। तो ये पूरों के को जो है अपनी आवाम को भी, सऊदी हुकूमत को, कतर की हुकूमत को, अपनी आवाम को भी जो है कुछ ना कुछ अपनी जवाब देना होगा। इसीलिए कि वो किसी भी किस्म से वहाँ पे अपनी एयरस्पेस इस्तेमाल नहीं करने का वो वादा कर रहे हैं। मगर जंग छिड़ दी है तो
हर कोई जो है इसमें झुलस सकता है। तो ये ट्रंप की जानिब से हिमाकत होगी अगर वो जंग छेड़ते हैं तो। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और इसी तरह के कयास जो है वो लगाए भी जा रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को लेकर। कैप्टन श्याम कुमार जी, यहाँ पर क्या लगता है बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चल रही है? क्योंकि ट्रंप लगातार अपने इरादे में तब्दीली लाते हुए नजर आते हैं। किसी दिन कहते हैं कि हमला कभी भी किया जा सकता है, एक रात का वक्त अब बाकी है ईरान के पास, वो चाहे तो जो पहल है वो कर दे, लेकिन उसके बावजूद कह देते हैं कि डिप्लोमेसी का रास्ता। तो क्या लगता है पर्दे के पीछे से भी कोई ऐसी ताकतें हैं, कोई ऐसी रोल की अदायगी इस वक्त की जा रही है जो दुनिया के सामने पेश नहीं की गई है, या कैसे समझें इसे? बिल्कुल, देखिए ग्रीन रूम की बातें लगातार इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में काम करती हैं। कहीं न कहीं से जो लोग होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लगातार बात करते हैं। और आज के जमाने में हम देखें तो जैसे कि आपने वेनेजुला में देखा, जैसे आपने पहले पाकिस्तान में अमेरिका का देखा था, मारना उनको और निकाल लेना हेलीकॉप्टर से उनके लीडर्स को, जो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, हम भारत के जो दंड दे रहे हैं, जो गलवा, जो हमारे जो अभी जो आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर या उसके पहले के जो हमने लड़ाई लड़ी, जो भी हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया, एक हॉट परस्यूट का मुद्दा बनता है। ये जो सेंटकॉम के चीफ कह रहे हैं ना, क्लीन और स्विफ्ट हम वॉर चाहते हैं, तो ये इसका मकसद समझिए। हॉट परस्यूट एक तरीका है इंटरनेशनल आर्टिकल के वॉर के संदर्भ में, जिसमें कि आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते हैं, चेज करते हैं एनवी को और उनके अंदर तक घुस के और वो काम खत्म कर लेते हैं। वेनेजुला में भी वही उन्होंने करने की कोशिश की और दिखाया इंटरनेशनल लीगल संदर्भ में कि ये हुआ। तो ये कहते हैं इसको आज के युद्ध का तरीका, जहां बहुत वॉर कॉस्ट ना हो, अपना काम हो जाए, अब रिजिम चेंज करना हो। लेकिन ईरान के केस में ये थोड़ा मुश्किल है, जैसे अभी हमारे को पैनलिस्ट भी कह रहे थे, बड़ी कंट्री है, वॉरियर क्लास के लोग हैं, पुराना इतिहास है, इनका लेगेसी है और ये बड़े शक्तिशाली हैं। कोई फूट भेदभाव, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया आपने रेवोल्यूशनरी गार्ड को, यूरोपियन यूनियन ने कह दिया, लेकिन उनसे उनको फर्क नहीं पड़ रहा। इजराइल ने कोशिश की 11 दिन लगातार, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। तो ईरान वैसा सिया का एक वॉरियर क्लास का पुराना इतिहास, लड़ने वाले लोग हैं और बहुत ही दमखम के साथ अपनी बात कहते हैं। तो बड़ी कंट्री, ज्योग्राफिकल लोकेशन, वर्ल्ड को, इकोनॉमी को प्रभावित करने वाला देश, और अरब कंट्रीज का इसको खलीफा लेके कई लोग सपोर्ट करते हैं बैकग्राउंड में। हालांकि 40,000 सेना अमेरिका की उस एरिया में है जो वल्नरेबल है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी वल्नरेबल है, क्योंकि लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स हैं ईरान के पास, जो उसने डेमोस्ट्रेट किया है। तो डिप्लोमेसी चलनी जरूरी है। और ट्रंप जो अनप्रेडिक्टेबल है, कई बातें सुबह करते हैं, लंबा ट्रम्पेट बजाते हैं और अगले दिन कंफ्यूज करते हैं लोगों को। तो बहुत सावधानी से उनकी बातों को, उनके मैसेजेस को देखना होता है। और ईरान के लोग इसको समझते हैं, इसलिए सारे दरवाजे उन्होंने खोल के रखे हैं। और डिप्लोमेसी चल तो जरूर रही है, लेकिन साथ साथ वो अपनी मैसेजिंग, पोस्चरिंग ईरान काउंटर करने के लिए भी अमेरिका को लगातार दे रहा है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और इसीलिए पिछले कई सालों से अभी तक अमेरिका ने ईरान के साथ वो नहीं कर पाए, वो सब डिस्पाइट सारे कुछ जितने भी उन्होंने शतरंज के मोरे खेल दिए, चाहे अग्रेसिव पोस्चरिंग हो या डिप्लोमेसी हो, सैंक्शन लगाना हो, पर हर बार वो फेल हुआ है। और यहां तक बात आ गई है कि अग्रेसिव पोस्चरिंग में लगातार वर्ल्ड एक फ्लेम पॉइंट को फिर से मिडिल ईस्ट में देख रहा है। बिल्कुल अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में कशीदगी बढ़ती है या फिर थम जाती है इस डिप्लोमेटिक बातचीत के बाद, जिस पर अगर ईरान राजी होता है। तो बेहद शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस चर्चा में आप हमारे साथ फिलहाल शामिल हुए हैं। तो मिडिल ईस्ट की ये जंग छिड़ती है या फिर आने वाले वक्त में अमेरिका, ट्रंप एक बार फिर से अपने बयान में तब्दीली करते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।